नमस्कार। आज हम चुनावी प्रक्रिया के एक ऐसे पहलू की गहराई में उतर रहे हैं जो लोकतंत्र की सेहत के लिए आप कह सकते हैं बेहद अहम है। चुनावी अपराध और उनके कानूनी नतीजे। जी बिल्कुल, एक बहुत जरूरी विषय। हमारे पास चुनाव संबंधी अपराध और दंड शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। हमारा इरादा इन कानूनी प्रावधानों की सिर्फ सतही जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उनकी बारीकियों और असली मतलब को समझना है। हाँ, वो मतलब जो हमारे वोट देने के अधिकार और पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सही। तो चलिए इस कानूनी ताने बाने की परतों को खोलकर देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं धारा 171 से। ये है अनुचित प्रभाव या जिसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, उसके बारे में। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। हाँ, मतलब किसी के वोट देने के अधिकार के स्वतंत्र इस्तेमाल में जानबूझकर दखल देना। बिल्कुल। या ऐसी कोशिश करना भी। हाँ, कोशिश करना भी। और ये दखल सिर्फ हाथ पकड़कर वोट डालने से रोकना नहीं है। इसमें किसी उम्मीदवार, वोटर या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल है। किसी भी तरह का नुकसान। हाँ, चाहे वो शारीरिक चोट की धमकी हो, सामाजिक बहिष्कार की, या फिर रोजगार छीन लेने जैसी आर्थिक चोट की। ये तो मतलब सीधी सीधी दादागिरी हुई। बिल्कुल, लेकिन कानून इससे भी एक कदम आगे जाता है और यहीं ये दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई किसी उम्मीदवार या वोटर को ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि वोट एक खास तरीके से ना देने पर उसे या उसके किसी प्रियजन को दैवीय प्रकोप या किसी आध्यात्मिक श्राप का भागी बनना पड़ेगा, ओह, तो उसे भी अनुचित प्रभाव ही माना जाएगा। अच्छा। ये बात दिखाती है कि कानून बनाने वाले ये समझते थे कि दबाव सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं होता, वो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक डर भी मतलब उतना ही प्रभावी हो सकता है। ये वाकई गौर करने लायक बात है, क्योंकि इस तरह का डर दिखाना ज्यादा छुपा हुआ और शायद ज्यादा असरदार भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी धारा में एक बचाव भी दिया गया है ना? जी हाँ। अगर कोई नेता सिर्फ अपनी पार्टी की नीतियों की घोषणा करता है, या सार्वजनिक भलाई का कोई काम करने का वादा करता है, या फिर अपने किसी कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करता है, जैसे मान लीजिए मकान मालिक किराएदार को मकान खाली करने का नोटिस देता है, और उसका इरादा वोट को प्रभावित करना नहीं है, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा। एकदम सही। यहाँ नियत यानी इरादा सबसे अहम चीज है। नियत। हाँ, कानून ये देखता है कि काम के पीछे मंशा क्या थी। क्या मंशा सचमुच वोट डालने की आजादी में दखल देना थी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये धारा कोशिश करती है कि हर वोटर बिना किसी खौफ, लालच या अनदेखे दबाव के पूरी तरह अपनी मर्जी से फैसला ले सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का यही तो आधार है, वोटर का स्वतंत्र निर्णय। हाँ, लेकिन ये नियत साबित करना अक्सर अदालतों में सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हाँ, ये तो है। मान लीजिए कोई स्थानीय नेता किसी मोहल्ले में चुनाव से ठीक पहले पानी की टंकी लगवा देता है। अब ये क्या है, विकास का वादा है या वोट खरीदने का अप्रत्यक्ष तरीका? ये मुश्किल सवाल है। नियत साबित करना यहाँ बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये नियत वाला पहलू इसे काफी जटिल बना देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक और अहम चुनावी अपराध की तरफ, प्रतिरूपण यानी पर्सनेशन। इसका जिक्र धारा 172 में है। जी। आसान भाषा में कहें तो ये चुनाव में किसी और के भेस में वोट डालने की कोशिश करना या वोट डालना है। किसी और के नाम पर? हाँ, किसी और के नाम पर। ये कोई भी हो सकता है, कोई जिंदा व्यक्ति जिसके नाम पर कोई और वोट डाल दे, कोई मर चुका व्यक्ति जिसके नाम का इस्तेमाल हो, या फिर कोई पूरी तरह से मनगढ़ंत नाम। मतलब नकली नाम? हाँ, नकली नाम। ये तो सीधे सीधे चुनावी पहचान की चोरी है। सही। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपना वोट डाल चुका है और फिर उसी चुनाव में दोबारा वोट डालने के लिए अपने ही नाम से मतपत्र मांगता है। अपने ही नाम से दोबारा? हाँ, तो वो भी प्रतिरूपण ही माना जाएगा। यहां तक कि इस काम में किसी की मदद करना, किसी को उकसाना या ऐसा करवाने की कोशिश करना भी इसी अपराध के दायरे में आता है। अच्छा, मतलब सिर्फ खुद करना ही नहीं? नहीं, किसी और से करवाना या कोशिश करना भी गैर कानूनी है। हाँ, इसे हम आम बोलचाल में फर्जी वोटिंग या बोगस वोटिंग कहते हैं। हाँ, बोगस वोटिंग। और ये चुनावी धोखाधड़ी का एक बिल्कुल साफ तरीका है। इसका सीधा मकसद चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में झुकाना होता है, वोटों की गिनती में हेरफेर करके। बिल्कुल। हालांकि कानून यहाँ एक अपवाद भी देता है, प्रॉक्सी वोटिंग। हाँ, प्रॉक्सी का सुना है। अगर किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर
किसी दूसरे वोटर की जगह वोट डालने का अधिकार मिला है, जैसे कि कुछ सरकारी कर्मचारी या सेना के जवान जिन्हें विशेष परिस्थितियों में ये सुविधा मिलती है, तो उस स्थिति में ये धारा लागू नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये अपवाद सीमित है। कुल मिलाकर ये धारा वोट की पहचान की प्रामाणिकता और एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कुछ 100 वोटों से हार जीत तय हो रही हो तो मुट्ठी भर फर्जी वोट भी नतीजा पलट सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। यानी प्रॉक्सी वोटिंग एक वैध व्यवस्था है, जबकि प्रतिरूपण एक गंभीर धोखाधड़ी। ठीक है, अब आते हैं रिश्वतखोरी पर। धारा 173 रिश्वतखोरी, ये शायद उन चुनावी अपराधों में से जिसके बारे में सबसे ज्यादा सुना जाता है। वोट के बदले नोट या तोहफे। दस्तावेज के मुताबिक इस अपराध के लिए सजा 1 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। हाँ, लेकिन इसी में एक दिलचस्प नुक्ता है, ट्रीटिंग के जरिए रिश्वतखोरी। ट्रीटिंग? हाँ, कानून कहता है कि अगर रिश्वत ट्रीटिंग के रूप में दी गई है तो सजा सिर्फ जुर्माना होगी, जेल नहीं। ये थोड़ा चौंकाता है। सिर्फ जुर्माना? हाँ, क्या इसका मतलब है कि दावत देकर वोट मांगना नकद पैसे देने से कम गंभीर अपराध है? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, कानून ट्रीटिंग को परिभाषित करता है। ये रिश्वतखोरी का वो रूप है जहां फायदा या प्रलोभन, मतलब ग्रेटिफिकेशन, खाने पीने की चीजों, मनोरंजन या इस तरह की दूसरी सुविधाओं के रूप में दिया जाता है। जैसे दावतें देना? हाँ, चुनाव के दौरान दावतें देना या शराब बांटना वगैरह। इसके पीछे शायद ये तर्क हो सकता है कि ट्रीटिंग को साबित करना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। या इसे कई बार सामान्य सामाजिक व्यवहार या प्रचार के हिस्से के तौर पर पेश किया जा सकता है। नकद लेन देन ज्यादा स्पष्ट रूप से रिश्वत लगता है। ये बात हो सकती है। हो सकता है कानून बनाने वालों ने इसे व्यवहारिक कठिनाइयों या सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर थोड़ा कम गंभीर माना हो, लेकिन फिर भी ये कानून का हिस्सा है और दिखाता है कि वोट खरीदने की हर कोशिश को रोकने का इरादा है, चाहे तरीका कोई भी हो। हाँ, चाहे तरीका कोई भी हो, सीधा पैसा या तोहफे या फिर दावतें, ये सभी वोटर के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करने के तरीके हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कानून इन बारीकियों में भी गया है। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या इस फर्क से गलत संदेश जा सकता है। खैर, अब धारा 174 पे आते हैं। जी, ये हमें वापस धारा 171 अनुचित प्रभाव और धारा 172 प्रतिरूपण की तरफ ले जाती है। ये धारा स्पष्ट करती है कि जो कोई भी ये 2 अपराध करेगा, यानी अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण, हाँ, उसे वही सजा मिलेगी जो सामान्य रिश्वतखोरी के लिए है, 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कानून इन दोनों अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। अनुचित प्रभाव डालना वोटर की इच्छा शक्ति पर हमला है। हाँ, उसे अपनी मर्जी से वोट नहीं देने देता। और प्रतिरूपण यानी फर्जी वोटिंग, वो तो पूरे चुनावी गणित को ही बिगाड़ देता है। बिल्कुल। वोटों की गिनती को ही झूठा बना देता है। ये दोनों ही काम सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की नींव, उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर चोट करते हैं। सही। इसलिए कानून इन्हें रिश्वतखोरी जितना ही गंभीर मानता है और इनके लिए बराबर सजा तय करता है। ये दिखाता है कि वोटर की आज़ादी और वोट की पहचान दोनों की सुरक्षा बराबर जरूरी है। बिल्कुल। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी बिंदु पर, धारा 175। धारा 175 ये उस स्थिति से निपटती है जब कोई व्यक्ति चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की नीयत से किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में कोई ऐसा बयान देता है या प्रकाशित करता है जो तथ्यात्मक रूप से झूठा हो। झूठा बयान? हाँ, आजकल जिसे हम फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं ना, ये कानून कुछ वैसा ही है, लेकिन खासतौर पर उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र हनन से जुड़ा हुआ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ झूठा बयान होना काफी नहीं है। कानून कहता है कि बयान देने वाले को या तो पता होना चाहिए कि ये झूठा है, या यकीन होना चाहिए। या उसे यकीन होना चाहिए कि ये झूठा है, या फिर उसे इसके सच होने पर विश्वास ही नहीं होना चाहिए, मतलब रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रूथ। अच्छा। यानी अगर किसी ने पूरी सावधानी बरती और फिर भी कोई गलत जानकारी दे दी तो शायद वो इस दायरे में ना आए। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ भी नियत का तत्व है। फिर से नियत? हाँ, इरादा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करना होना चाहिए, सिर्फ सामान्य राजनीतिक आलोचना करना नहीं। और इस खास अपराध के लिए दिलचस्प बात यह है कि सजा सिर्फ जुर्माना है, जेल का प्रावधान नहीं है। सिर्फ जुर्माना? हाँ,
ये प्रावधान उम्मीदवारों को ऐसे झूठे और अपमानजनक व्यक्तिगत हमलों से बचाने के लिए है जो वोटरों की राय को गलत तरीके से मोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं वो मुश्किल सवाल खड़ा होता है जिसका आपने जिक्र किया। चुनाव प्रचार की गर्मी में किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र पर तथ्यात्मक रूप से झूठा हमला और तीखी राजनीतिक आलोचना, हाँ, वो पतली सी रेखा, या उसके नीतिगत रिकॉर्ड पर सवाल उठाने के बीच की पतली रेखा कहाँ खींची जाए, ये बहुत मुश्किल है। क्या किसी के पिछले बिजनेस रिकॉर्ड पर सवाल उठाना राजनीतिक आलोचना है, या अगर उसमें झूठे तथ्य मिला दिए जाएं तो वो धारा 175 का मामला बन जाता है। ये तय करना अक्सर बहुत मुश्किल और विवादित हो सकता है। और सिर्फ जुर्माने की सजा क्या ऐसे हमलों को रोकने के लिए काफी है, खासकर जब सोशल मीडिया के जरिए इन्हें फैलाना इतना आसान हो। हाँ, ये रेखा वाकई बहुत धुंधली हो सकती है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, आलोचना को दबाने के लिए भी और झूठी खबरें फैलाने के लिए भी। सही। तो आज हमने चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने वाले कुछ अहम कानूनी पहरेदारों को समझा। धारा 171 जो वोटरों को डराने धमकाने या अनुचित दबाव डालने से रोकती है। हाँ। धारा 172 जो किसी और के नाम पर या दोबारा वोट डालने यानी फर्जी वोटिंग पर रोक लगाती है। जी। धारा 173 जो वोट के बदले किसी भी तरह के लालच यानी रिश्वतखोरी को अपराध मानती है। रिश्वतखोरी और ट्रीटिंग दोनों। हाँ, ट्रीटिंग भी। और धारा 175 जो उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र पर झूठे आरोप लगाकर चुनाव प्रभावित करने से रोकती है। बिल्कुल। ये सारे कानून मिलकर हमारे लोकतंत्र की उस बुनियाद को बचाने की कोशिश करते हैं जिसे हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि चुनावी मुकाबला नीतियों और विचारों पर हो, न कि डर, धोखे, लालच या झूठी अफवाहों पर। और आखिर में जो नतीजा आए वो जनता की असली पसंद को जाहिर करे। इन धाराओं को एक साथ देखने पर पता चलता है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए कानून ने कितनी बारीकी से सोचा है। ये सिर्फ वोटिंग वाले दिन की बात नहीं है, नहीं, बल्कि पूरी चुनावी अवधि के दौरान प्रक्रिया को हर तरह के बाहरी दबाव, धोखाधड़ी, गलत सूचना और अनुचित प्रभाव से बचाने का एक व्यापक ढांचा है।